तो साथ ही ज्वेलरी स्पेस की बात करें तो टाइटन का बिजनेस बहुत तगड़ा था, लीडर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स की एंट्री हुई और कैपिटल रेज किया और उसके बाद बिजनेस में बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली। सेनको के भी एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन देखने को मिली है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पीएनजी गैडजिल की बात करें वो भी अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि लिस्टेड नहीं हैं, इसके बावजूद वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स को यहाँ पे हमने स्पॉट किया था नियरली 180 के लेवल से। उसके बाद हर एक ब्रेकआउट लेवल पर मैंने इसमें एसआईपी की है और फिलहाल जो है एवरेज वो 350 का है। बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, वो है ट्रेंड। यहाँ पे रिटेल स्पेस है, फैशन अपैरल का सेगमेंट है और इसने जो है तो पिछले 3-4 सालों में बहुत बेहतरीन 3-4 साल तो नहीं कहूँगा, 2-3 सालों में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। और अगर इसी सेगमेंट में बात करें तो V2 रिटेल भी पिछले 1 सालों में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है और जो कॉन कॉल आई है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देखने को मिलती है, एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन देखने को मिलते हैं। और इस स्टॉक को भी हमने स्पॉट किया था और उसके बाद जो है तो नियरली 900 के अराउंड से यहाँ पे जो है तो एडिशन स्टार्ट किया था। फिलहाल जो एवरेज है वो 150 का है। कहने का मतलब कि पिछला जो कॉन कॉल हुआ था V2 रिटेल का, वहाँ पे उनके मैनेजमेंट का कहना था कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मार्केट इतना बड़ा है कि कोई भी सेक्टर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बिजनेस जो है वो लीड करेगा, सिर्फ वही फलेगा फूलेगा। यहाँ बहुत सारे बिजनेस जो हैं एक साथ बहुत ईजिली जो है 20 से 30% से ग्रो कर सकते हैं। और इसी सेक्टर में एक और स्टॉक है जहाँ आशीष कचौलिया जी ने अपनी पोजीशन बनाई है और उसी स्टॉक को आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। But before we start the video, please make sure that you have subscribed our channel and do not forget to hit the bell icon. तो ये जो कंपनी है ये गारमेंट स्पेस से बिलोंग करती है और कल ही इसके प्रेफरेंशियल शेयर जो है इशू किए गए हैं और उसमें आप पहला नाम देखेंगे आशीष कचौलिया जी का है, जहां पे इनकी होल्डिंग 2% है। इंटरेस्टिंगली सेकेंड नाम जो है वो भी आरबीए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये भी आशीष कचौलिया जी की ही कंपनी और यहाँ पे भी 2% की होल्डिंग है। क्यूमुलेटिवली अगर हम बात करें तो टोटल होल्डिंग यहाँ पे कचौलिया जी की 4% के अराउंड आ गई है। कंपनी का नाम है थॉमस स्कॉट। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 512 करोड़ का है। की रेशियोज पहले डिस्कस कर लिए जाएं, उसके बाद बिजनेस पर जाएंगे। पी की बात करें 48 का है और परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत बेहतरीन है, तो यहाँ पे री रेटिंग के चांसेस हैं, अभी भी चांसेस हैं। और इनफैक्ट अगर फॉरवर्ड ईयर बेसिस पर बात किया जाए तो ये पी नियरली 30 से 32 का निकल के आता है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। यहाँ पे अगर बात किया जाए डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है। आरओई और आरओसी आपको नंबर बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, पिछले कुछ सालों में 1-2 सालों में यहाँ पे मार्जिन जो है काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। डेट टू इक्विटी डेट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री पी की बात किया जाए तो वो भी 48 के अराउंड है। पीजी रेशियो देखा जाए तो यहाँ से वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल देखने को मिलते हैं और कैश फ्लो जो है आप देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव में है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कैश फ्लो इनका पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हैं इस कंपनी में, इस वजह से कैश फ्लो जो है अभी निगेटिव में बना हुआ है। पी की बात किया जाए तो यहाँ पे जो पहला पीक बना था पी का नियरली 45 प्लस बना था और वो भी अब जो है फिर से एक बार अपना पीक बनाने जा रहा है। तो करेक्शन इस स्टॉक में तो ड्यू है, चार्ट पर भी बात किया जाएगा। परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो देखेंगे 2013 में 21 करोड़ का बिजनेस था, उसके बाद 49 करोड़, फिर उसके बाद कुछ खास बिजनेस हुआ नहीं और आप देखेंगे ये सिलसिला जो है 2021 तक चला है और उसके बाद जो है बिजनेस में एक बार फिर से ग्रोथ देखने को मिली, जब यहाँ पे की मैनेजरियल चेंजेस देखने को मिले। हेमंत बांग की यहाँ पे जब से बिजनेस में कमान जो है तो उनके हाथ में आई है, तो उसके बाद से आप देखेंगे काफ़ी सारा बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। कंपनी पहले B2B सेगमेंट में कार्य किया करती थी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके कुछ ब्रांड्स जो हैं आप यहाँ पे जाने पहचाने से लगेंगे, जैसे कि रेमंड हो गया, बीइंग ह्यूमन हो गए, है ना। तो ये सारे ब्रांड्स के लिए यहाँ पे डिज़ाइन बनाया करती थी कंपनी, लेकिन अब जो है यहाँ पर कंपनी खुद के ब्रांड बना रही है, खुद के प्रोडक्ट बना रही है। तो यहाँ पे जब खुद के ब्रांड आते हैं तो वहाँ पे मार्जिन जो है इम्प्रूव हो जाते हैं और जब खुद के ब्रांड आ गए तो कंपनी जो है D2C सेगमेंट में आ गई, यानी एक तरीके से कम्प्लीटली ऑनलाइन यहाँ पे जो है तो सेलिंग चलती है प्रोडक्ट्स की। और उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के कई सारे मैन्युफैक्चरिंग हब भी हैं, लेकिन चूंकि अब कंपनी D2C में आ गई है तो उसको डिलीवरी भी करनी रहेगी, तो कई सारे वेयर हाउसेज भी बहुत एग्रेसिवली कंपनी जो है एक्सपेंड कर रही है ताकि डिलीवरी जो है क्विकली की जा सके और वहाँ पर जो है तो कस्टमर के रिपीटेड ऑर्डर भी उनको जल्दी से जल्द मिल सके और उनकी सेल जो है
काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ब्रांड की सेलिंग जो है पिछले जो रिजल्ट आए हैं उसमें YoY बेसिस पर दोगुनी से बढ़ी है, यानी डबल रफ्तार से ये जो है ब्रांड की सेलिंग बढ़ी है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। एंड लुक एट द मार्जिन, जिस तरीके से इनके ओन ब्रांड का जो परसेंटेज है रेवेन्यू में वो बढ़ता जाएगा, वैसे ही वैसे अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स भी यहाँ पर इम्प्रूव होते जाएंगे। ऑल्दो कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, कोई भी यहाँ पर कॉन कॉल नहीं करती है, जो भी डाटा अवेलेबल है वो एनुअल रिपोर्ट में अवेलेबल है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे गाइडेंस की अभी हम कोई बात नहीं कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो यहाँ पर इनके 2 क्वार्टर जो हैं लगभग सिमिलर से ही जो है तो रिटर्न दे चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रोथ को, अगर देखें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। और जो 2 क्वार्टर हैं वो अपैरल स्पेस के लिए यानी H2 की अगर बात करें तो वो बहुत ही हैवी होते हैं, वहाँ एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। और थॉमस स्कॉट के केस में अगर देखा जाए तो ये मार्च वाले सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्जिन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पिछला मार्च भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्जिन काफ़ी बेटर थे। और इनफैक्ट ये जो दिसंबर वाली जो ग्रोथ है और मार्च वाली ग्रोथ है, यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑल्दो यहाँ तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मतलब मार्च और दिसंबर जो है जनरली अच्छा करता है। तो अगर हम यहाँ पे इनके टोटल प्रॉफिट का अगर 40% भी इंक्रीज माने कि ये H2 में राइज करके दिखाएंगे, तो वहाँ से अगर देखा जाए तो इनके 2 क्वार्टर में प्रॉफिट निकल के आएंगे H2 में लगभग 8.96, और सारे प्रॉफिट को अगर ऐड कर दिया जाए तो ईयरली प्रॉफिट निकल के आएगा 13.18। और पिछले साल के अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो लगभग 10 करोड़ था। तो वहाँ से अगर वैल्यूएशन देखा जाए करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से तो वो वैल्यूएशन निकल के आता है 38 का, यानी फॉरवर्ड ईयर बेसिस पर अगर आप पी देखेंगे तो वो 38 है। ये वैल्यूएशन मेरे हिसाब से अच्छी है। कोई भी कंपनी अगर 40% से ग्रो कर रही है, 45% से ग्रो कर रही है और कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली पी में रीरेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यही है कि यहाँ पे गाइडेंस क्योंकि अवेलेबल है नहीं, तो आपको जो है तो हर एक क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा। आपको पता नहीं है कि क्या वहाँ पे मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है, और अगर कॉन कॉल करते हैं ये पहले टाइम तो वहाँ पे आपको एक क्लियर आइडिया मिल सकता है। बट कंसिस्टेंसी इज़ द इम्पॉर्टेंट, चूँकि पिछले कुछ टाइम से बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी 3-4 क्वार्टर ये ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है तो मतलब मार्केट कैप भी इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा और पी में री-रेटिंग भी देखने को मिलेगी और EPS तो एक्सपेंड होगा ही। तो एक तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि डबल इंजन में ग्रोथ देखने को मिलेगी, पी री-रेटिंग और EPS एक्सपेंड। टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड दिख रहा है मूविंग एवरेज से। तो एक उम्मीद है कि जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया है तो एक बार फिर से चांसेस हैं कि हो सकता है यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पर एक पुल बैक की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी हुआ करता था। तो नियरली 330-350 के रेंज पर हो सकता है कि ये स्टॉक एक बार फिर से आता हुआ देखने को मिल जाए। ऑल्दो अभी कुछ दिन तो हो सकता है अपर सर्किट लगेगा, क्योंकि आशीष कचौलिया सर ने स्टेक यहाँ पे बाई किया है, इसकी न्यूज़ फ्लोट होगी और स्टॉक में फिर से आग तो लगेगी ही। अब अगर मैं इसमें प्लान करता तो कैसे करता, ऑल्दो मेरी अभी इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं प्लान करता तो एक ट्रैकिंग लेवल यहाँ पे पोजीशन बना लेता और डेफिनेटली थोड़ा सा मैं वेट करता 330-350 के लेवल के आने की, और फिर वहाँ से हर एक क्वार्टर में जैसे जैसे ग्रोथ आती जाती तो एलोकेशन को मैं उसमें इंक्रीज़ करता जाता। ऑल्दो ये मेरी स्ट्रेटजी होती है अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाता। अभी फिलहाल मेरा इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंड दैट इज़ वाई एक डिस्क्लेमर देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर यूजफुल लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।